वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नए सेशन के साथ में। और ये जो सेशन होगा, आज हम टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, एक नया फ्रेश टॉपिक। और वो टॉपिक है आपका वेक्टर। भारी डिमांड थी कि गुरुजी ये वाला टॉपिक आपका दंगल बेस में भी नहीं हुआ, ये वाला टॉपिक मिशन 2021 में भी नहीं हुआ, तो पहले से फटाफट से इसकी फाइल निपटाओ है। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसा आप कहोगे, मतलब जो आपकी बात जायज़ होगी उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि आपका दोनों के अंदर कोर्स अधूरा रह जाए। वैसे आपका मिशन 2021 वाला बैच लगभग कंप्लीशन पे है और आपका मार्च 10 मार्च से पहले पहले ही हो सकता है मुझे ख़त्म हो जाएगा। 5 मार्च तो ऐसे मान लो मैक्सिमम है, 5 मार्च तक तो आपका आराम से ये वाला बैच आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं दंगल बैच की, तो वो भी आपका 10 मार्च तक में या 15 मार्च तक बाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आपके मॉक टेस्ट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लास नंबर 71 रहेगा। ये है टीम ऑफ आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लगातार ये टीम प्रयास कर रही है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप आरएस सर को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 एजुकेटर इन डिफेंस कैटेगरी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट इन ऑल ओवर द इंडिया, वो आरएस सर, वो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा राम स्वरूप जानी के नाम से, वहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉलो कर सकते हो। और उनकी जो क्लासें आती है वो एक क्लास आती है फ्री क्लास, ये 2 क्लासें इनकी फ्री क्लासें आती हैं। इस पर किसी भी बच्चे का चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कहीं पे कहीं कोड पूछा जाता है तो मैं बता देता हूं कि आपको वो कोड सा कौन सा कोड यूज करना है। अनअकैडमी ऐप पर अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 2 क्लासें ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे आती है जो आपकी मिक्सअप क्वेश्चंस की आती है, और एक जो क्लास आती है वो आपकी टॉपिक वाइज आती है। टॉपिक वाइज रिवीजन इस क्लास में आपका होता है शाम को 8:30 बजे। फिजिक्स के लिए ज्वाइन करें। कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो ये 2 बैच सर के प्लस पर ऑलरेडी रनिंग में है। इनमें से किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी सेलेक्ट करें। वहाँ पर आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस ये हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आरएस सर लाइव कोड अप्लाई करने से। ये अनलॉक कोड भी है, यही कोड है मैं जो बता रहा था, स्पेशल या प्लस कोई भी क्लास के लिए ये कोड आपको यूज़ करना है। ये मेरी क्लासें हैं, मैथ्स की क्लासें हैं। सुबह 9 बजे आती है दंगल बैच की क्लास, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चा, कोई भी बच्चा मिशन 2021 का बच्चा ये नहीं सोचें कि यार मैंने तो इस वाले बैच के अंदर मिशन 2021 के अंदर पढ़ लिया। बेटा, अगर आप फिर बाद में कहोगे कि गुरुजी रिवाइज करवा दो, तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इस जो दंगल बैच के अंदर जो क्लासेस चल रही है ना आपकी, वो क्लासें हैं जो आपकी इसके अंदर बहुत पहले हो चुकी है। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप उसके लिए थोड़ा रिवाइज करना चाहते हो चीज़ों को फिर से, कि यार हमारे को चीज़ें याद आ जाए, हम खुद अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाए, तो आप मेरे साथ में इस वाले क्लास के अंदर डिस्कशन करें। अगर आपके डाउट अगर कोई हो तो आप वीडियो पर कमेंट कर दें, मैं देखता हूं आपके डाउट्स वगैरह सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है उसी से रिलेटेड कमेंट कर दें। मैं आपको डाउट आपके इस सेशन के अंदर कवर अप करवा दूंगा। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है। आज 2:30 PM की बजाय आपकी जो क्लास है वो 2 PM पर ही है। 2 PM पर जो आपकी क्लास है वो है आपका 2D वाला जो पार्ट है, 2 डायमेंशनल के अपने पास 2 टॉपिक रह गए थे। एक तो टॉपिक रह गया था इलिप्स और एक हाइपरबोला। इस क्लास के अंदर हम जो सोल्व करवाते हैं वो है RS अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। RS अग्रवाल वाली जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप जरूर इस क्लास को अटेंड करें। वैसे भी इलिप्स और हाइपरबोला थोड़े हार्ड पड़ते हैं। टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ पर हर क्लास का PDF आपको मिल जाता है। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे चाहिए। उसके बाद में 1 घंटे तक पेटी पे होकर बैठ जाओ। कॉन्सेप्ट आपको दिल दिमाग तक उतारने की गारंटी मेरी है। फटाफट से आ जाओ एक बार, फटाफट। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। मुझे केवल यही दिखना चाहिए कि गुरुजी कैसे हार जाऊं इस जंग को। अपने अंदर ये जोश पैदा करो, कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। और बेटा, माँ बाप के लिए तो लोग दुनिया को छोड़ देते हैं। तो अपन तो गुरुजी केवल और मेहनत करनी है। 2 महीनों की मेहनत नहीं कर सकते क्या? 2 महीनों की मेहनत अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वो सपने अपने मन के अंदर मत पालिए। 2 महीनों के अंदर इस संघर्ष नहीं बोलूँगा मैं, 2 महीनों की मेहनत है और इस 2 महीनों की मेहनत से आपकी किस्मत चमक सकती है। आपके माँ बाप को आप वो खुशी दे सकते हो जो
उन्होंने उम्मीद लगा रखी है, एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर है, आप किस रास्ते पे जाते हो। ज़रूर सोच लेना एक बार कि यार दिल पर, माँ बाप के दिल पर दिल दुखेगा यार माँ बाप का, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल ज़रूर दुखेगा, बताएंगे नहीं लेकिन दिल दुखेगा, ठीक है। और कई बच्चे क्लास में बिना लाइक करे बैठे हैं, उनका तो क्या ही कहना। चलो जी, हम बात करते हैं यहाँ पर, चैप्टर स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर का मतलब है सदिश, वेक्टर का मतलब है सदिश। कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं जिनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं। उसके बाद में जो मेनली जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन एक एक चीज़ें क्लियर करवाता हुआ चलूँगा, आप मेंशन कर लें चीज़ों को, फिर इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप आराम से सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर मतलब अदिश राशियाँ, और एक वेक्टर मतलब सदिश राशियाँ। स्केलर का मतलब होता है अदिश राशियाँ, अदिश, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ऐसी राशियाँ, ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उनको सदिश राशियाँ बोलते हैं। ऐसी राशियां जिनके अंदर दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, उनको सदिश राशियां बोलते हैं। सही बोला क्या मैंने? एक बार कमेंट करके बताना कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, सदिश राशियां होती है। एक बार कमेंट करके बताना कि मैं जो आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं क्या ये सही है कि गलत है, बताओ फटाफट से। सही है, सही बोला कि ऐसी राशियां जिनके अंदर दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। सही है? अच्छा, सारे बच्चे यस 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 राइट। एक चीज मैं आपको और कहूंगा बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, सदिश राशियों की बात कर रहा हूं। ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, मतलब जिनके अंदर दिशा भी होती है। दूसरी बात, उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब उनका खुद का परिमाण भी होता है, और जिनका योग सदिश के नियमों के अनुसार होता है। तीन चीजें होनी चाहिए, एक, दो और तीसरी जो चीज है वो होनी चाहिए आपके पास, वेक्टर प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, वेक्टर सम प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर सम प्रॉपर्टीज कौन सी? कि वो एक तो ट्राइंगल लॉ होता है, त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, एक होता है समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, उन दोनों को फॉलो करना चाहिए। बेटा अगर मैं कहूं कि वेक्टर के लिए क्या गुरुजी ये दोनों चीजें सफिशिएंट है क्या? नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनका योग सदिश के नियमों के अनुसार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सदिश राशियां। वो क्वांटिटी जिनके अंदर डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सम एल्जेब्रिक जो आपके पास रिएक्शंस है वो हम अगर वेक्टर सम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो राशियां क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ठीक है। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटीज मतलब होती है अदिश राशियां। अदिश राशियां वो राशियां जिनके अंदर आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और जिनके पास डायरेक्शन में भी डायरेक्शन भी इनके पास हो सकती है ना, डायरेक्शन भी इनके पास में हो सकती है, बस इनका योग सदिश के नियमों के अनुसार नहीं होता है। इनका जो योग होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिक सम होता है। एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको बताऊंगा, जैसे मान लो कि मैं कहूँ भाई साहब 2 किलो चीनी लाना, तो केजी मतलब द्रव्यमान आ गया। अब द्रव्यमान कौन सी डायरेक्शन में है? गुरुजी 2 किलो द्रव्यमान गोपाल जी रंगवाले से लाऊं, बाबू पंडित से लाऊं, है, और कोई बाबूराव से लाऊं, सलमान खान से लाऊं, 2 किलो चीनी किससे लाऊं? समझ रहे हो बात को? 2 केजी, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं 3 मीटर पूर्व की दिशा के अंदर चल रहा हूं, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो बिल्कुल फिक्स मैंने स्पेसिफाई कर दिया 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या है? 3 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर इस दिशा के अंदर चला है, दिशा पता है, और परिमाण कितना है? 3 मीटर है। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कुछ राशियां, जैसे मान लो कि आपके पास, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, वेलोसिटी होती है, या फिर आपके पास क्या होता है? फोर्स होता है, या फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब विस्थापन होता है। ये जो राशियां होती है क्या होती है? आपकी सदिश राशियां होती है। अब बच्चा जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वेक्टर सम प्रॉपर्टीज, जैसे आपको मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ करंट जो आपके पास है वो कौन सी राशि है? करंट मतलब धारा, राधा नहीं, धारा।
इसके बारे में आप बता सकते हो क्या कि करंट कौन से टाइप की क्वांटिटीज है, कि स्केलर है कि वेक्टर है। मैं तीनों चीजें आपको इसके अंदर बता रहा हूं। हाँ बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। एक बार थोड़ा ध्यान से समझो आप लोग, है ना। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा जो ध्यान है वो आपके कमेंट बॉक्स पर नहीं जाए, बस इतना फोकस करना आप लोग। अगर मैं कहूं आपके पास कि करंट, धारा, बताओ आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है। करंट के अंदर आपके पास जैसे 5 एम्पियर मैंने लिखा, 5 एम्पियर, तो गुरुजी 5 मतलब उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं कहूं आपके पास उसकी डायरेक्शन भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग करने की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जहां पे इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर धारा की दिशा भी होती है। तो आपको देखो परिमाण भी पता चला, मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है, और आपको दिशा पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है। क्या आप उसको वेक्टर कहोगे कि स्केलर कहोगे गुरुजी? वेक्टर कहोगे कि स्केलर कहोगे? हैं क्या? स्केलर। बच्चे जवाब दे रहे हैं स्केलर, और बिल्कुल सही आंसर है आपका कि ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, स्केलर है, अदिश राशि है। लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को तो इसका रीजन भी पता नहीं होता कि ये स्केलर क्यों है। मैं आपको कहूं कि बेटा करंट जो होती है उसको हम डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम करते हैं। 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर माइनस का 3 एम्पियर, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसका एल्जेब्रिक सम होता है, उसका ट्राइंगल लो और जो पैरेललोग्राम लो होता है, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, उसकी कैलकुलेशन में हम काम में नहीं लेते हैं। कभी आपने देखा है कि 5 एम्पियर आई केप, 5 एम्पियर आई केप, गुरुजी धारा की दिशा फिक्स तो होती है, धारा की दिशा फिक्स होती है, लेकिन फिर भी अदिश राशि है। इसका कारण क्या है कि उसका योग सदिश के नियमों के अनुसार नहीं होता है, वेक्टर के जो प्रॉपर्टीज है, सम की प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। इस वजह से धारा आपके पास क्या होती है, स्केलर। तो आगे से किसी को भी अगर बताओ तो पहले सोच समझ के बताना कि आपके पास वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के अंदर इतना फर्क होता है। दोनों चीजें इसमें भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, डायरेक्शन भी हो सकता है, लेकिन इसका सम जो होता है एल्जेब्रिक होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम होता है वो क्या करते हैं हम, एक तो ट्राइंगल लो के अकॉर्डिंग करते हैं या फिर समांतर चतुर्भुज के नियमों के अनुसार। बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर हम करें तो वेक्टर को एक एरो के द्वारा हम शो करते हैं। वेक्टर मान लो कि जैसे कोई आपके पास वेग आ गया, तो वेग को सर यहाँ पे तो दिखा तो सकते नहीं कि वेग कितना है। तो वेक्टर को शो करने के लिए कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर होती है उसको शो करने के लिए हम एक एरो मार्क यूज कर देते हैं, ठीक है ना। ये इसको बोला जाता है दिष्ट रेखाखंड बोला जाता है, दिष्ट रेखाखंड इसको बोला जाता है, डायरेक्शन लाइन सेगमेंट इसको बोला जाता है, ये दिष्ट रेखाखंड है। इस दिष्ट रेखाखंड के अंदर दो पार्ट होते हैं, ये वाला जो पीछे वाला होता है जिसको बोलते हैं पूंछ, ये तो क्या होती है पूंछ, और ये वाला क्या होता है, इसको बोला जाता है शीर्ष बोला जाता है, शीर्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश के अंदर अगर बात करूं तो इसको बोला जाता है टेल, और इसको क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की लंबाई, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण इसको बोला जाता है। इस दिष्ट रेखाखंड के अंदर ये जिधर एरो मार्क किया हुआ है ना, ये जो एरो का मार्क है वो आपको शो क्या करता है, डायरेक्शन शो करता है। एरो का जो मार्क है वो डायरेक्शन शो करता है ना। ये जो एरो के मार्क वाला साइड है उसको बोला जाता है हेड, और इसके पुच्छ वाले को क्या बोला जाता है, पुच्छ बोला जाता है। और इस एरो मार्क की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है, इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं आगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब आपको समझनी है टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, कि गुरुजी सदिशों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहली बात है आपके पास सामने है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब होता है आपका शून्य सदिश, शून्य सदिश। तो ये जरा समझो कि शून्य सदिश क्या होता है। एक ऐसा सदिश, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, जीरो, मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, जीरो। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मतलब परिमाण है, वो परिमाण तो क्या होगा, जीरो होगा। परिमाण आपके पास क्या होगा, परिमाण, परिमाण तो आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। दूसरी बात अगर मैं करूं कि गुरुजी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बेटा जरा ध्यान देना। अगर मैं कहूं आपके पास मैंने एक लाइन खींच दी, ऐसा दिखा दिया मैंने, है ना, या फिर मैंने लाइन को ऐसे कर दिया, मान लो कि इस साइड ईस्ट है, इस साइड आपके पास वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ है, तो आप कहोगे गुरुजी इस एरो मार्क की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ है।
गुरुजी ऐसा अगर आपने मार्क बना दिया, गुरुजी इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की साइड है। गुरुजी आपने ऐसा मार्क बना दिया तिरछा, इसका मतलब इसकी गुरुजी नॉर्थ ईस्ट की साइड है। गुरुजी आपने ऐसा बना दिया गुरुजी इसका साउथ और ईस्ट की साइड इसकी डायरेक्शन है, पता चल गया। लेकिन वो डायरेक्शन का पता तब चला कि जब आपके पास इसकी कोई लेंथ है। अगर मान लो कि मैं करूं कि गुरुजी इस जो आपने लिखा है ना इसकी कोई लेंथ ही नहीं है, अगर आपने छोटा सा यहाँ पे ऐसा लगा दिया, अब गुरुजी खुद ही लगभग 0 के बराबर ही है, मतलब माइक्रोस्कोप लगा लगा के उस वेक्टर को देख रहे हैं हम उसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है। 500 माइक्रोस्कोप लिए फिर उसको देखा, अरे हाँ 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 भाई एक पॉइंट सा दिख रहा है गुरुजी, एक पॉइंट सा दिख रहा है। तो वो क्या माना जाता है गुरुजी, वो है आपका जीरो वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कैसे, अरे गुरुजी ये खुद ही बहुत मुश्किल से तो दिख रहा है और आप इसके डायरेक्शन और पूछ रहे हो हैं। एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, गुरुजी बहुत बड़ी मुश्किल से तो इस वेक्टर को हमने देखा है और आप इसकी डायरेक्शन और पूछ रहे हो। इसका मतलब बेटा कि अगर ये डॉट मैंने लगाए ना तो इसकी डायरेक्शन इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर है कि ये खुद की मस्ती के अंदर ही बदनाम है। इसका मतलब गुरुजी इसकी डायरेक्शन है ना वो हम पता नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन अनडिटरमाइन होती है। क्या होती है, अनडिटरमाइन। अनडिटरमाइन मतलब अनिर्धारिय। जीरो वेक्टर का परिमाण अनिर्धारिय, जीरो वेक्टर का परिमाण क्या होता है, जीरो, और दिशा क्या होती है, अनिर्धारिय होती है, अनडिटरमाइन होती है। जैसे मान लो कई बार लिखा जाता है जीरो वेक्टर को हम शो जो करते हैं वो इस तरीके से, जीरो लगा के कैपिटल ओ लगा के ऊपर वेक्टर ओ लगा देते हैं, तो नीचे वाला तो परिमाण और ये एरो मार्क। बात समझ में आ गई आपके, क्या है जीरो वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो क्या हो, जीरो हो, और दिशा क्या हो, अनिर्धारिय हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ कई बार दे दिया जाता है कि आपके पास ये वाला वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास जब जीरो हो तो इस ए बी वेक्टर को क्या कहा जाता है, नल वेक्टर कहा जाता है। एक और डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं कि ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, जैसे ऐसा कोई वेक्टर हो तो ये तो होता है आपका स्टार्टिंग वेक्टर है, स्टार्टिंग है, और ये आपका एंड पॉइंट है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर एक ही जगह है तो उसको क्या बोल देते हैं, नल वेक्टर बोल देते हैं, है ना। पानी वाला नल नहीं है बेटा ये नल का मतलब शून्य वेक्टर है। इसका स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट, आप मतलब गुरुजी हम 3 किलोमीटर चले, एक तो है 3 किलोमीटर चला तो उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। गुरुजी हमने यहाँ पे उछल के यहीं पे से है तो इसका मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, और जीरो मैग्नीट्यूड इसका मतलब नल वेक्टर। बात आ गई समझ में? चलो जी आगे बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है आपका इकाई सदिश, और इकाई सदिश का मतलब ऐसा सदिश, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो उसको क्या कहा जाता है, यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जैसे मान लो कि मैं कहूं आपके पास कि कोई भी गुरुजी कोई भी वेक्टर है, आपका कोई भी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास इकाई है तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास इकाई सदिश कहलाएगा। और इकाई सदिश को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई, अगर ए का यूनिट वेक्टर है तो इसको ए कैप से हम डिनोट करते हैं, ए कैप से इसको डिनोट किया जाता है। ऊपर टोपी लगा देते हैं, इसके टोपी लगा देते हैं तो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जैसे मैं बात करूं आपके पास एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर होता है विच इज डिनोटेड बाई आई कैप, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर अगर हम यूनिट वेक्टर शो करें तो वो होता है जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर अगर हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं तो वो होता है के कैप। गुरुजी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो जी, अगर कोई भी वेक्टर आपके पास है और उसको आपको एक टोपी पहनानी है, मतलब इकाई सदिश अगर उसका बनाना है तो उस वेक्टर के अंदर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कोई भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, इकाई सदिश अगर निकालना हो तो उस वेक्टर के अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। गुरुजी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये समझा दो। मान लो बच्चा कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस आपके पास जेड के कैप लिखा हुआ है, ये कोई वेक्टर लिखा हुआ है। और इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मैग्नीट्यूड तो वो होगा ओ ए का मैग्नीट्यूड, बॉडी गार्ड लगा देते हैं दोनों साइडों के अंदर मैग्नीट्यूड।
तो ओ ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपके पास आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। गुरुजी मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकालते हैं, आई केप का गुणांक, जे केप का गुणांक और के केप का गुणांक, तीनों का स्क्वायर करके योग कर देते हैं, फिर इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाता है आपके पास, उसका परिमाण आ जाता है। तो परिमाण गुरुजी इस तरीके से निकालते हैं। और इस सदिश में अगर इसी सदिश के परिमाण का डिवाइड कर दिया तो वो क्या आ गया आपके पास, एकांक सदिश आ गया। एक एग्जाम्पल देखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, इकाई सदिश पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कई बार आपको ऐसा पूछा जाता है आई केप का मापांक बताओ, तो गुरुजी आई केप तो क्या है, आई केप एकांक सदिश है, केप लगा हुआ है ना ऊपर, तो इसका मतलब एकांक है। और फिर आप परिमाण बता रहे हो, गुरुजी इसका मतलब ये है, इसका परिमाण एक इकाई होगा। दूसरे टाइप का जो सवाल आपसे पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है, बी वेक्टर बराबर आपके पास लिखा हुआ है 2i केप माइनस का 3j केप प्लस 4k केप लिखा हुआ है, और आपको काउंट करना है, बी केप कैलकुलेट करना है, बी केप कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। बी केप का मतलब कॉपी, केप का मतलब टोपी लगाया, उधर टोपी पहना दिया भाई मेरे को, किसी का अकाउंट से पैसे टोपी पहना दी, इसको टोपी पहना दो। और टोपी कैसे पहनाते हैं, टोपी पहनाने के लिए क्या करते हैं, उसके परिमाण का डिवाइड कर दो, परिमाण से डिवाइड कर दो, परिमाण निकालेंगे तो बी का परिमाण क्या होगा गुरुजी, बी का परिमाण बॉडीगार्ड का मतलब है, इसमें आई केप के गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका मतलब कितना आ जाएगा, अंडर रूट 29 आ जाएगा। अंडर रूट 29 का आप तीनों के अंदर भाग लगा दो, वो क्या आ जाएगा आपका, बी केप आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। सब के अंदर, पूरे के अंदर ही डिवाइड करेंगे, पूरे के अंदर ही डिवाइड करेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं बी केप बराबर आपके पास क्या था कि गुरुजी 2i केप माइनस का 3j केप प्लस आपका 4k केप, और उसको हमने डिवाइड कर दिया अंडर रूट 29 से, तो वो क्या आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी सदिश के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि एकांक सदिश है कि नहीं है, तो आप क्या निकाल लो, उसका परिमाण निकाल लो, परिमाण से आपको पता चल जाएगा, परिमाण से आपको पता चल जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर इतना कि परिमाण निकालते ही अपने को पता चल जाता है यूनिट वेक्टर का, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है समान सदिश, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है, समान सदिश, समान सदिश। जरा समझना, दो वेक्टर समान सदिश इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लो कि फोटोकॉपी आ जाती है कई बार, सेम डिट्टो फोटोकॉपी, तो वो क्या होता है, समान सदिश क्या होते हैं। सबसे पहली बात, समान सदिशों के अंदर समान ही तो परिमाण होना चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चा परिमाण, मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन है ना। दूसरी बात, दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, समान दिशा होनी चाहिए, और जिनकी दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है समान सदिश, इक्वल वेक्टर इसको बोला जाता है। जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा है कि एक वेक्टर मैंने ऐसा लिख दिया, ये वाला वेक्टर है आपके पास ए बी, और एक मैंने आपके सामने डिनोट कर दिया ऐसा, ये है आपके पास सी डी। परिमाण के द्वारा तो हम शो करते हैं उसका, ये इसकी लेंथ है ना, लाइन सेगमेंट की लेंथ, तो ये लाइन सेगमेंट की लेंथ बराबर दोनों की सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसका मतलब गुरुजी देखो, दोनों का परिमाण भी बराबर है, दोनों का परिमाण भी बराबर है, और दोनों की डायरेक्शन भी एक ही तरफ है। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इक्वल वेक्टर बोला जाता है, इक्वल वेक्टर बोला जाता है। और गुरुजी क्या खास बात है इक्वल वेक्टर की, इक्वल वेक्टर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करूं तो ऐसा होता है, जैसे आपको ऐसा दे रखा है, एक वेक्टर एक्स आई केप प्लस का वाई जे केप प्लस का जेड के केप दे रखा है, और दूसरा वेक्टर लिख रखा है माइनस का 2i केप प्लस आपके पास 3j केप और माइनस के केप, ऐसा अगर लिखा हुआ है। आपको बोल दिया गुरुजी दोनों वेक्टर अगर बराबर है, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आई केप का कोफिशिएंट इसमें आई केप के, इसमें जे केप का कोफिशिएंट इसमें जे केप के, इसमें के केप का कोफिशिएंट इसमें के केप के कोफिशिएंट के बराबर होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल तभी है जब x बराबर -2, y बराबर आपके पास 3 और z बराबर आपके पास -1 आ जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। दो वेक्टर समान वेक्टर तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण बराबर हो, दिशा भी बराबर हो, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर, समान सदिश उनको बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए।
हाँ जी, तो ये हुई बात आपके पास इक्वल वेक्टर की समान सदिश की, जिनके अंदर दिशा भी समान, परिमाण भी समान, बिल्कुल डिट्टो होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, जब मैं पूछूं माधुरी के समान है क्या कोई, तो आप कहोगे गुरुजी माधुरी के समान तो नहीं है। ठीक है, माधुरी के समान वेक्टर नहीं है। चलो, हाँ जी, आगे बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, कोलिनियर का मतलब संरेख, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर। बहुत ध्यान से समझना, मतलब गुरुजी लाइनों के बारे में तो हम पढ़ते हैं, लाइनों के बारे में आपने पढ़ा कि गुरुजी दो लाइनें आपस में क्या होती है, समांतर होती है। दो लाइनें आपस में क्या होती है, समांतर होती है। लेकिन जो दो लाइनें समांतर होती है, अगर उन्हीं को वेक्टर के द्वारा डिनोट कर दिया जाए तो मतलब वेक्टर के अंदर समांतर को ही क्या बोल दिया जाता है, संरेख बोल दिया जाता है, कोलिनियर बोल दिया जाता है। बस इतना सा फर्क है। इतना सा ध्यान रखो कि दोनों के अंदर, जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये उसके समांतर है, लेकिन वेक्टर की लैंग्वेज के अंदर उसको समांतर नहीं बोलकर हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर बोल देते हैं, संरेख बोल देते हैं। अगर दो वेक्टर आपस के अंदर समांतर हो, दो वेक्टर आपस में समांतर हो, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है गुरुजी कोलिनियर। आप जरा देखो कि ये तीनों की तीनों आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। पैरेलल को ही क्या बोल देते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या समझ गए, संरेख। अब गुरुजी इसके अंदर बात थोड़ी सी जमी नहीं, वो बताओ। गुरुजी ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में थे, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी जा सकता है। दोनों सेम डायरेक्शन में जो जाते हैं उनको हम अलग नाम से बोल देते हैं कि गुरुजी ये दोनों जो वेक्टर है इनको बोल देते हैं हम लाइक वेक्टर। क्या, लाइक। लाइक का मतलब होता है समदिश सदिश, समदिश सदिश इसको बोल देते हैं। ठीक है ना। और जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है उसको हम बोल देते हैं अनलाइक वेक्टर। क्या बोल देते हैं, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक मतलब जो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे लायक तो वही होगा ना जो तुम्हारे साथ साथ चलेगा, समझ रहे हो, तुम्हारे साथ साथ सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तुम कहो तू इधर चल, वो चला उल्टा, तो इसका मतलब तू मेरे लायक नहीं है, चल भाग यहां से। अनलाइक वेक्टर है, जिसको हम क्या बोल देंगे, असमदिश सदिश। क्या बोल देंगे, असमदिश सदिश। लेकिन ये दोनों जो पार्ट है ना गुरुजी, ये जो दोनों पार्ट है वो किसका पार्ट है, कोलिनियर वेक्टर का पार्ट है। किसका पार्ट है, कोलिनियर वेक्टर का पार्ट है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है, बोलो बोलो फटाफट से बताओ फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब गुरुजी एक ही डायरेक्शन के अंदर जो वेक्टर होते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, है ना, ऐसे ऐसे छोटे बड़े कैसे भी वेक्टर हो सकते हैं, ये ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं। आप जरा देखोगे इनके अंदर कि गुरुजी ये जो वेक्टर हैं इनमें जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो, केवल बात डायरेक्शन की कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं कि गुरुजी ये सेम डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, सेम दिशा में होनी चाहिए। सेम दिशा के अंदर मतलब जो पैरेलल होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, कोलिनियर। लेकिन पैरेलल में ही सेम डायरेक्शन जिनकी होती है उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर, और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उसको क्या बोल देते हैं, अनलाइक वेक्टर। जरा आप देखोगे कि ये जो तीनों वेक्टर है, इन तीनों वेक्टरों को अपन एक नाम से तो बोल दिया गुरुजी की कोलिनियर है, और दूसरा नाम से अगर मैं बोल दूं तो वो क्या है, लाइक वेक्टर। लाइक का मतलब क्या है, समदिश, जो आपके समान, आपके लायक हो, समदिश सदिश, जो आपकी दिशा के अंदर चलेगी वही हमारे लायक है। समझ गए गुरुजी ये तो विपरीत दिशा में जा रही है लेकिन है तो समांतर है ना। तो भाई साहब है समांतर तो ये सारे के सारे ही वेक्टर कोलिनियर तो है, सारे के सारे ही वेक्टर कोलिनियर तो है, लेकिन ये तीनों उल्टे जा रहे हैं इनकी डायरेक्शन में। तो इन दोनों के रेफरेंस में अगर मैं बोलूं तो गुरुजी अनलाइक वेक्टर है। अगर इन दोनों के रेफरेंस में बोलूं, कंपैरिजन इन दोनों का करूं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइक वेक्टर भी है, कोलिनियर वेक्टर भी है। तो आप मुझे एक बात बता दो कि इक्वल वेक्टर बताओ मुझे कौन से होंगे। इक्वल वेक्टर की अगर मैं बात करूं, इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर जो समान सदिश होते हैं, जो समान सदिश होते हैं वो बताओ कौन कौन से टाइप का होगा। समान सदिश कौन कौन से टाइप का होगा वो बताओ मुझे, एक बार कमेंट करके बताओ। बोलो 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 फटाफट से, बता दूंगा अभी बता दूंगा, है ना। बताओ फटाफट से कि इक्वल वेक्टर जो है आपके पास वो कौन कौन से टाइप का हुआ। बोलो 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 फटाफट से, अरे बोलो। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर लाइक भी है और
कोलिनियर भी है। बिल्कुल सही बात। मैंने क्या कहा था इक्वल में कि गुरुजी जिनका परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो उनको क्या बोल देते हैं, इक्वल वेक्टर। थोड़ा सा वो है राउडी राठौड़ वाली जैसे, थोड़ा सा ऐसे घुमाओ 5 मिनट पहले की चीजें याद आ जाएगी। इक्वल वेक्टर जिनकी दिशा भी समान हो परिमाण भी समान हो। जब गुरुजी दिशा समान है, जब दिशा समान है तो पैरेलल है, और पैरेलल है तो गुरुजी इस केस में इनको क्या बोल दिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है कोलिनियर भी है और लाइक वेक्टर भी होते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो जी बहुत बढ़िया। अब गुरुजी इनकी कुछ कंडीशन है क्या, वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि ये कोप्लेनर तो वैसे आपका काम में नहीं आता है। गुरुजी कोलिनियर की कंडीशन बता दो पहले। कोलिनियर की कंडीशन क्या है बच्चा, अगर आपके पास मैं कहूं कि एक वेक्टर तो मेरे पास है ए बी वेक्टर, और ए बी वेक्टर मेरे पास है a1 i केप प्लस का b1 j केप प्लस आपके पास c1 k केप, कैसे पता चलेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है। दूसरा अगर मैं लिखूं कि मेरे पास सी डी वेक्टर है और वो है वेक्टर मेरे पास a2 i केप प्लस b2 j केप और प्लस c2 k केप, ये मेरे पास वेक्टर है। अगर ए बी और सी डी कोलिनियर है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर अगर कोलिनियर है, कोलिनियर अगर है तो इन दोनों के अंदर चक्कर होता है गुरुजी, दोनों सेम रेशियो में होते हैं, दोनों के कंपोनेंट सेम रेशियो में होते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होती है। अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में कोलिनियर होते हैं, संरेख होते हैं, तो उनके अंदर एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी चीज, दोनों के अंदर फर्क जो होता है वो एक कांस्टेंट का फर्क होता है। ए बी वेक्टर बराबर लेमडा सी डी वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर लेमडा सी डी वेक्टर, दो कंडीशन लिख लेना, दो कंडीशन लिख लेना। कैसे पता चलेगा, एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है। आपके पास दो वेक्टर दे रखे होंगे और दोनों वेक्टरों के अंदर अगर फर्क किसी का हो केवल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का, तो वो वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। पैरेलल भी बोल सकते हो आप, कोलिनियर। अगर ये लेमडा पॉजिटिव आता है, लेमडा जब पॉजिटिव आता है, यहाँ पे लिख लेना, लेमडा अगर आपके पास 0 से बड़ा हो तो इसका मतलब वो वेक्टर हो जाते हैं लाइक, और अगर लेमडा आपके पास 0 से छोटा हो तो इसका मतलब वो हो जाते हैं अनलाइक वेक्टर हो जाते हैं। बात आ गई समझ में गुरुजी है? हाँ ये बात बहुत बढ़िया। तो ये चीज ध्यान रख लेना, लेमडा पॉजिटिव का नेगेटिव का। कोप्लेनर का मतलब क्या है, कोप्लेनर का मतलब होता है गुरुजी समतलीय, वैसे बहुत कम पूछा जाएगा। कोप्लेनर का मतलब समतलीय, समतलीय सदिश। समतलीय मतलब कि गुरुजी एक ही आपके पास प्लेन के ऊपर दो वेक्टर आ जाए, जैसे इस बोर्ड के ऊपर ही मैं एक वेक्टर ऐसा बनाऊं और एक वेक्टर ऐसा बनाऊं, एक ही प्लेन के अंदर जो वेक्टर होते हैं उसको क्या बोल दिया जाता है, समतलीय सदिश बोल दिया जाता है, जो ज्यादा काम की चीज नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करना है इस पर कोलिनियर से, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी आगे चलिए। आगे आपके पास है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एंड पॉइंट्स। पोजीशन वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर जो पोजीशन बताएं, पोजीशन बताएं, स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर का मतलब है स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश क्या होता है गुरुजी, स्थिति सदिश वो होता है कि एक पॉइंट, एक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बता दे अपने को, उसको क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लिखूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिखूं कि एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, 2, 3 और 4, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है, लेकिन गुरुजी 2, 3, 4 इसके अंदर डायरेक्शन कहाँ पता चली कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर इस वेक्टर को अगर मैं ओरिजिन के साथ में इसकी डायरेक्शन नोट कर दूं तो ये होगा आपके पास मूल बिंदु से मिलाने वाला जो सदिश होता है वो होता है स्थिति सदिश होता है। जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट मूल बिंदु को ओ मान लेते हैं, तो ये वाला जो सदिश आप लिखोगे ओ ए सदिश, ओ ए सदिश, तो इसकी दिशा फिक्स कर देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में तो आई केप लगा देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के साथ में जे केप लगा देते हैं, जेड कोऑर्डिनेट के साथ में के केप लगा देते हैं। वही क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश होता है। लेकिन गुरुजी जब दो पॉइंट अगर दे रखे हो तो कैसे लिखेंगे सदिश, वो देखो। मान लो बच्चा कि आपको जब दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट आपको दे रखा है x1, y1, z1 लिख रखा है, दूसरा पॉइंट आपके पास x2, y2, z2 लिख रखा है। तो अगर मैं बात करूं आपके पास PQ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ वेक्टर, इसको लिख सकते हैं PQ वेक्टर। इसको अपन लिख सकते हैं एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप डायरेक्ट लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर दो तो यह आ जाएगा x2 माइनस x1, और x कोऑर्डिनेट के साथ में तो i केप लगा देते हैं। लास्ट में से फाइनल माइनस इनिशियल, x2 में से x1 गया,
एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में आई कैप प्लस आपके पास y2 माइनस y1 वो आ जाएगा आपका जे कैप प्लस आपके पास z2 माइनस z1 वो आ जाएगा के कैप। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुआ आपके पास पोजीशन वेक्टर। दो पॉइंटों को मैच करने वाला अगर वेक्टर आपको निकालना हो तो लास्ट वाले में से पहले वाले को माइनस करो, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ में जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के साथ में के कैप लगा दो। आ गई ये बात समझ में बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये 3 पॉइंट, अच्छा 3 पॉइंट हो तो अपन उसके अंदर रूल लगाते हैं। 3 पॉइंट अगर हो तो अभी बात करूंगा मैं, ट्राइंगल लो लगाते हैं, अभी बात करेंगे उसकी। तो ये हुए आपके पास, देख लेना पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना हो, अगर वेक्टर से पोजीशन वेक्टर लिखना हो, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपके पास होते हैं किसी वेक्टर के अंदर वो होते हैं DRS, जो मैंने 3D के अंदर आपको बताए थे। DRS कितने हैं? 2, 3 और 4। ये है वेक्टर के DRS 2, 3, 4। चलो जी आगे हम चलते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या? व्युत्क्रम। और व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम वेक्टर के बारे में सुनना, ऐसा सदिश जिसका परिमाण किसी दूसरे सदिश का व्युत्क्रम हो उसको क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल वेक्टर। मतलब अगर मान लो कि किसी वेक्टर का परिमाण, AB वेक्टर का परिमाण अगर आपके पास आ जाए 2 इकाई आ जाए, और अगर मैं कहूं दूसरा सदिश है CD वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1/2 आ जाए, तो इन दोनों वेक्टर को आपस में क्या कहा जाएगा? रेसिप्रोकल वेक्टर कहा जाएगा, व्युत्क्रम सदिश कहा जाएगा। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है गुरुजी वो सेम होनी चाहिए। इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम। जैसे मैं बात करूं, आपके पास एक वेक्टर ऐसा है ना, जिसका परिमाण आपके पास 3 इकाई है। आपने क्या कर दिया? एक सदिश एक छोटा सा ऐसा लिखा, ऐसा सदिश कि गुरुजी इसका परिमाण 1/3 है। तो ये वाला वेक्टर जैसे मैंने PQ मान लिया, ये वाला वेक्टर मैंने RS मान लिया, तो ये दोनों जो आपस में है इसका परिमाण 3 इकाई, इसका 1/3 इकाई। तो जिनका डायरेक्शन तो सेम होता है, मैग्नीट्यूड आपस में उल्टा होता है, उनको क्या बोल देते हैं? रेसिप्रोकल वेक्टर, व्युत्क्रम सदिश। ये दोनों आपस में व्युत्क्रम सदिश है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए फिर, ये रेसिप्रोकल वेक्टर। चलो जी कुछ क्वेश्चन आपके लिए और फिर हम बात करते हैं। पहला सवाल एक एक्सरसाइज का। ए अगर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई भी सदिश आपके पास एक कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश अगर है, तो उनके अंदर आप ध्यान रखना उसका मापांक और दिशा दोनों की दोनों ही कांस्टेंट होती है। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों ही क्या होती है? कांस्टेंट होती है। वही वेक्टर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर होता है। ध्यान रखना, अचर सदिश क्या होता है? जिसकी दिशा और परिमाण दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, वो अचर सदिश होता है। ठीक है। अगला, अगर आपके पास A वेक्टर बराबर B वेक्टर हो, चलो बच्चा आप खुद जवाब दोगे इस क्वेश्चन का मुझे, क्या होगा? अगर दो सदिश अगर आपके पास बराबर है तो उनमें क्या चक्कर होगा ये बताओ। दो सदिश अगर बराबर है तो क्या होगा? फटाफट से। और लाइक की संख्या में मुझे बहुत 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 कंजूसी नजर आ रही है। मुझे यार लाइक के लिए भी बोलना पड़ता है, ये मेरा दुर्भाग्य है ये मेरा दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार झूठा ही सही, कोई बात नहीं है जैसा। नहीं अभी तक तो पहुंच जानी चाहिए गुरुजी, 1000 पार तो पहुंचा देंगे। मतलब कोई ना कोई चीज की कमी हमने रखी है गुरुजी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, आपने समझाने में थोड़ी कमी कर दी, इस वजह से लाइक नहीं किया। तो पहले ही लाइक दे देते, बोलना ही नहीं पड़ता मुझे ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है। ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर का मतलब दो वेक्टर अगर बराबर है तो गुरुजी उनका परिमाण भी समान होगा और उनकी दिशा भी समान होगी। परिमाण समान, दोनों का समान मापांक समदिश सदिश है। बात सही है क्या? सही है क्या? कौन सा? बी ऑप्शन। चलो जी बहुत बढ़िया बात। टू वेक्टर्स विल बी इक्वल देन, दो सदिश बराबर होंगे यदि। दूसरा सेम सा सवाल है, सेम सा सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बस ये ध्यान रखना, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। दो सदिश बराबर होंगे यदि उनका मापांक समान हो, उनकी दिशा समान हो, वे एक ही बिंदु पर मिलते हैं और उनका मापांक और दिशा समान हो। एक ही बिंदु पर मिलना ये कोई जायज बात है क्या? एक ही बिंदु पर मिलना, ले भाई एक ही बिंदु पर तो मिल गए हम हैं, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना, बात वो है। तो इसका मतलब उसका मापांक और दिशा दोनों बराबर होनी चाहिए, तब वो आपका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलो जी अगला सवाल, निम्न में से कौन सा इकाई सदिश है? इकाई सदिश का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि गुरुजी वो सदिश जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो
वो सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको इकाई सदिश कहते हैं। तो गुरुजी परिमाण निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। इस सदिश का परिमाण कितना कि आपके पास आई कैप का कोफिशिएंट 1 और जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके योग कर दिया, मतलब गुरुजी इसका परिमाण तो √2 आएगा। इसका मतलब ये तो गया। इसका परिमाण अगर आप निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 1 प्लस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू आपके पास √3 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी गया। इसका मतलब ये देख लो 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो गुरुजी इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आया 1। इसका मतलब राइट आंसर डी ऑप्शन। सही बात है क्या? डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये हुआ आपके पास फोर्थ के अंदर डी आंसर आएगा। लो जी, जीरो वेक्टर के बारे में बताओ आप क्या होगा। ये टॉप सवाल बनता है, टॉप क्वालिटी का क्वेश्चन बनता है आपके एयरफोर्स एनडीए लेवल पर। बहुत प्यारा सवाल बनता है, बच्चे क्या है हिल जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते तो है बच्चों को, लेकिन वो वहां पे जाके कंफ्यूज होते हैं। तो पहले ही प्रैक्टिस करा देता हूं। शून्य सदिश की दिशा क्या होती है बताओ? ये बोल रहे नहीं होती, अरे होती है, लेकिन वो पता ही नहीं चल पाती है गुरुजी। वो पता ही नहीं चल पाती। माइक्रोस्कोप खरीद लिया लेकिन देखा गुरुजी नहीं दिखा हमारे को, तो इसका मतलब अनिर्धारीय होती है ना। चलो जी, अब हम आगे बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। कि एक बच्चे ने कहा गुरुजी 3 वेक्टर आ जाए तो कैसे जोड़ेंगे? तो आजा भाई देख ले इसके अंदर। अगर मान लो कि आपके पास कोई भी 3 वेक्टर हो, कोई भी आपके पास 3 वेक्टर हो, ऐसा हो आपके पास कि 2 वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन के अंदर चलते हो। एक वेक्टर आपके पास ए है, ये ए बी वेक्टर। दूसरा वेक्टर अगर मैं मान लो कि इस डायरेक्शन के अंदर चलता है, एक है आपका ए बी वेक्टर, एक है आपका बी सी वेक्टर। समान दिशा में चलने वाले सदिशों का योग उनको मिलाने वाले तीसरे सदिश के बराबर होता है। ये बोलता है हमारा ट्राइंगल लॉ। फिर से सुन लो, एक ही दिशा में चलने वाले 2 सदिशों का योग वो उनको मिलाने वाले सदिश के बराबर होता है। गुरुजी एक दिशा में कैसे चले? इसका मुंह तो इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो सेम दिशा के अंदर ही तो चल रहा है, ये सेम डायरेक्शन ही मानी जाती है। इन दोनों को योग, इन दोनों को मिलाने वाला सदिश इनके योग को डिनोट करता है। इसका मतलब आपके पास ए बी वेक्टर प्लस आपके पास बी सी वेक्टर बराबर आपके पास क्या आ जाता है ए सी वेक्टर। इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्राइंगल लॉ बोल देते हैं, त्रिभुज का नियम इसको बोल देते हैं। इसी के अंदर थोड़ी सी काट छांट हो जाती है। वो कैसे? जैसे मान लो कि मैं ए बी को इधर ट्रांसफर करूं, ए बी को मैं इधर ट्रांसफर करूं, तो इसका मतलब गुरुजी बी सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास ए सी वेक्टर माइनस का ए बी वेक्टर। ये प्लस वाला इधर जाके क्या हो गया? माइनस हो गया। लेकिन अगर इन दोनों को भी आप इंटरचेंज कर दोगे, ए से लेकर बी की तरफ है, और अगर मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो माइनस का साइन हो रहा जाएगा। जैसे आपके पास ए सी वेक्टर माइनस, अगर मैं इसको लिखूं माइनस का बी ए वेक्टर लिख सकता हूं। इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ए सी वेक्टर प्लस आपके पास बी ए वेक्टर बराबर क्या हो सकता है? बी सी हो सकता है। बात समझ में आई होगी। ए सी और प्लस बी ए, ये सेम डायरेक्शन हो जाएगी, बी से ए की तरफ और ए से सी की तरफ, फिर इन दोनों का योग इनको मिलाने वाले तीसरे सदिश के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या बेटा? ठीक है, तो ये हुई बात आपके पास ट्राइंगल लॉ की, त्रिभुज का नियम, जो काम में आता है मैं बता दूंगा बाद में, और बता दूंगा आपको। अगली बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम का मतलब है समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या? समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या बोल देता है भाई? समांतर चतुर्भुज का नियम वही है, कट कॉपी पेस्ट किया है बस, ट्राइंगल वाला ही। समांतर चतुर्भुज ये बोलता है कि अगर 2 वेक्टर को समांतर त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं के द्वारा डिनोट किया जाए। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, कोई भी 2 वेक्टर को अगर इसकी आसन्न या संगत भुजाओं से अगर हम डिनोट करते हैं, ये है ए वेक्टर और इसके जस्ट पास वाली आसन्न भुजा मतलब एडजेसेंट साइड के द्वारा अगर हम डिनोट करें, तो इनका जो डायगोनल होगा, जो विकर्ण होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं? रिजल्टेंट बोल देते हैं। रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणामी, और ये परिणामी हमारे को शो करता है डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप जरा देखो कि ये आपके पास सेम डायरेक्शन है, ये आपके पास इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, और इसकी डायरेक्शन चाहो तो आप ऐसे मान सकते हो, नहीं तो ऐसे भी मान सकते हो। ये ए वेक्टर है, आमने सामने की भुजाओं का परिमाण और दिशा बराबर होती है, तो आप चाहे इधर से ऐड करके इधर जोड़ोगे तो ए प्लस बी आएगा। बी, ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, तो बी प्लस ए क्या आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। अगर कोई भी दो वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं, पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड्स हैं,
डिनोट अगर करें तो उनका डायगोनल उनका रिजल्टेंट शो करता है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इनका यूज हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वही बात है, अब माइनस कर देते हैं ना, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। अगर मान लो कि आपके पास ऐसा दे रखा है, जैसे ऐसा ट्राइंगल लो से ही हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको ए बी और सी है, आपने क्या लिखा गुरुजी, आपने लिखा कि ए सी वेक्टर बराबर आपका क्या होता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होता है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अगर मान लो मैं ऐसा करूं कि बी सी को इधर ट्रांसफर कर दूं, बी सी को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर माइनस का बी सी वेक्टर, क्या आ जाएगा आपका ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना, सीधी सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, मतलब जनरल सी बात है ये कोई। चलो जी, एक सवाल मेरे पास लिखा हुआ है, इस सवाल के अंदर हम अप्लाई करते हैं ये वाला रूल। ए बी सी डी ई एक पंचभुज है आपके पास, और इस पंचभुज के अंदर आपको इसके बराबर पूछा है, क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करना। आपके पास बेटा सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि बच्चे डायरेक्शन को ढंग से समझ नहीं पाते कि डायरेक्शन को किस साइड लेते हैं। बेटा डायरेक्शन किस साइड लेनी है, इसका सवाल का जवाब सुनना, ये डाउट क्लियर करना। डायरेक्शन एक ही पॉइंट से आपको दो बिंदु स्टार्ट होते हैं, जैसे होते हैं ना, कभी रेस स्टार्ट होती है तो एक ही पॉइंट से दो घोड़े स्टार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे वो दो घोड़े आपस में जाकर कहीं ना कहीं मिलते हैं। ठीक है, अब एक घोड़ा अगर उनमें से रेस्ट में रह गया तो वो इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, इधर आएगा, घूम के वापस यहाँ पे आके मिल जाएगा। बात समझो कि एक ही जो पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट होता है, उसके बाद में आप डायरेक्शन को दूसरे को किधर से भी घुमा के ला सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपके पास, इसको मैंने ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी माना, इसको मैंने ई मान लिया, ये बात भी। तो आप जरा देखो, ए से बी की तरफ ये वाला वेक्टर, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट करना है, ये हो गए, एक ही पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो गए। अब आप चाहो तो इसको लाके यहाँ पे इसके पास में मिला दो, या फिर आप इन दोनों को यहाँ पे लाके कहीं पे भी मिला सकते हो, इनको कहीं पे भी मिलाया जा सकता है। ये है कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट, जो बच्चे गलत करते हैं। इधर से जाके यहाँ पे मिलाना चाहो तो इसको लाके यहाँ पे मिला दो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मिलाना चाहते हो तो यहाँ पे भी मिला सकते हो। जरा देखो देखो एक बार, ये आपके पास में सेम डायरेक्शन से यहाँ पर मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। ये सेम डायरेक्शन आप यहाँ पे भी मिला सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लो जी, ये मैंने डायरेक्शन एक घोड़े को भगाया, यहाँ पे था ये घोड़ा, यहाँ से भगाया उसको, ये ज्यादा तेज था, इसकी टांग टूटी भी तो यहाँ पे पहुंचा, ये दूसरा घोड़ा यहाँ पे घूम के इसके पास इस वाले पॉइंट पे मिल गया। तो आप जरा देखो कि आपको वैल्यू किस में पूछी है। जरा देखो कि एक तो ए बी, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ए बी, अब जस्ट इसके आगे वाला बी सी, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखो कि एक तो गुरुजी ए बी, एक ये बी सी, तो इनको मैच करने वाला जो तीसरा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा आपका ए सी वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर होगा क्या, आपके पास ए सी वेक्टर होगा। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर। दोनों का काम हो गया। अब आप देखो जिनका एंड पॉइंट, एक का तो एंड पॉइंट, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जरा आप इसको देखने की कोशिश करो। देखो ए ई को और ई डी को, ए ई को और ई डी को। अब इसकी डायरेक्शन आपको इधर घुमानी पड़ेगी, इधर इधर पूछा है। एक तो ये है ए ई और ये है ई डी, इसका मतलब गुरुजी इनको मिलाने वाला सदिश कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा गुरुजी, ए डी के बराबर होगा। इन दोनों का योग होगा ए डी के बराबर। बात समझ में आई। पहले अपन ने ए बी प्लस बी सी किया तो गुरुजी वो तो आएगा ए सी वेक्टर के बराबर, और ए ई वेक्टर और ई डी वेक्टर वो आएगा आपके पास क्या, ए डी वेक्टर आएगा। क्या आएगा, ए डी वेक्टर आएगा, ठीक है, ये आया। अब आप जरा देखो कि इन दोनों को, ए डी वेक्टर है एक, ये ए डी वेक्टर और ये डी सी वेक्टर क्या आएगा, जरा देखो, ये रहा ए डी वेक्टर और एक है डी सी, तो इसकी डायरेक्शन को मैंने कहा था कैसे भी मान सकते हो आप, ए डी वेक्टर और डी सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपके पास गुरुजी, ए सी वेक्टर। तो इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो वो आएगा ए सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, एक ए सी तो ये था, एक ए सी ये आ गया, और एक ए सी पहले से दे रखा है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 3AC आएगा। क्या आया आंसर, बी ऑप्शन 3AC आया। और काफी बच्चों ने जवाब भी दे दिया, AC वेक्टर, बहुत बढ़िया।
बेटा डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, डायरेक्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी मान सकते हो, इसके डायरेक्शन घुमा के आप ऐसे भी ला सकते हो या ऐसे भी, लेकिन जिन दो वेक्टरों को ऐड करना है उनकी डायरेक्शन सेम कर लो, उसके बाद में उनको मिलाने वाला जो वेक्टर है वो तीसरा आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक हुई बात? आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लो जी, आपको पूछा है a प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, a प्लस बी के डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, क्या होगा a प्लस बी के डायरेक्शन में। तो बच्चा आप क्या करोगे, सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालो। a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करोगे तो i कैप वाला i कैप में प्लस हो जाता है, और वो क्या आ जाता है 4i कैप। 5j कैप उसमें से माइनस होगा तो वो आ जाएगा आपका 4j कैप आ जाएगा। ये a प्लस बी हुआ, इसको मैं क्या बोल दूं, कोई भी वेक्टर बोल दो, ए बी वेक्टर बोल दो। इसका यूनिट वेक्टर अगर आप निकालने जाओगे सी वेक्टर बोल दो, तो सी केप बराबर क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन सी का परिमाण। तो ये आ जाएगा आपका 4i केप प्लस का 4j केप अपॉन आपके पास कितना आएगा 16 प्लस का 16 मतलब 32 आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? 4 कॉमन ले सकते हो, i केप प्लस i केप, जिसको आप 32 को क्या लिख सकते हो 4√2 लिख सकते हो। ये आया i केप प्लस जे केप बाई √2, i केप प्लस जे केप बाई √2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। वेक्टर को बेटा ऐसा मत समझो कि बहुत हार्ड है, वेक्टर सिंपल है, लेकिन आपको बेसिक से समझना होता है इसको। ठीक है ना? हाँ, ये बेसिक से ही मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा डाउट है तो वीडियो फिर से देख लेना, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, और अगर पीडीएफ लेना हो तो 200 प्लस कमेंट तो मिलने ही चाहिए। मेरा प्यार तो मुझे मिलना ही चाहिए, मेहनत है, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। 200 कमेंट आएंगे तभी मिलेगी, ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, ये प्यार से बोल रहा हूँ। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको पूछा है कि a और b दो इकाई सदिश है, तो बताओ a प्लस बी आपके पास कौन सा वेक्टर हो सकता है, बताओ। डीसी को एसी कैसे माना, बेटा वो डीसी नहीं था, वो क्या था, एक तो डीसी था और एक प्लस आपके पास सी डी बचा हुआ था, है ना। एक तो डीसी था और एक आपके पास एडी था, ए था, ये था। जो बच्चे कमेंट किया एडी प्लस डीसी, एडी प्लस डीसी को मैंने क्या माना था, एसी माना था, ऐसा माना था। दोनों को प्लस किया था ना, एक में तो एंड पॉइंट और एक में स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। बोलो भाई कौन सा। अगर ए और बी इकाई सदिश है तो कोई जरूरी नहीं है कि इकाई सदिश हो, है ना, कोई जरूरी नहीं है। इकाई सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इकाई सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे बात समझ में, इकाई सदिश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लो भाई आगे आपके पास दे रखा है पी क्यू आर एस में बुझाऊं पी क्यू और क्यू आर के द्वारा दो वेक्टरों को प्रदर्शित किया जाता है। जरा देखो, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, लैंग्वेज लिख रखी है और कुछ नहीं है। ये P, ये Q, ये R और ये है S। तो एक तो गुरुजी पी क्यू कौन सा है, ये वाला वेक्टर, वो क्या है A वेक्टर, और एक क्या है क्यू आर कहाँ गया, ये वाला वेक्टर कौन सा है, B वेक्टर। समांतर चतुर्भुज है, इनको मिलाने वाला वेक्टर ये होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये किसको डिनोट करेगा बताओ, PR वेक्टर को, डायगोनल को। याद आया, डायगोनल को डिनोट करेगा, डायगोनल को। आया क्या समझ में, आ गई बात समझ में। डायगोनल को डिनोट करेगा, विकर्ण को डिनोट करेगा, और विकर्ण को डिनोट करेगा तो आपका ए ऑप्शन सही आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे वाला सवाल, ए प्लस बी के समांतर इकाई सदिश निकालना। सेम क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन जो आपको करवाया था, आपको प्लस करना है दो वेक्टर को और इसका यूनिट वेक्टर निकालना, उसके पैरेलल वेक्टर अपने आप ही आ जाता है। बताओ फटाफट से क्या होगा। a प्लस बी के समांतर इकाई सदिश अगर आप निकालोगे तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो 3i में से 1i गया तो क्या बच जाएगा, 2i बच जाएगा, और माइनस का 2j में से 1j गया तो इसका मतलब माइनस का j केप, k केप और k केप क्या हो गया आपका 2k केप हो गया, और इसके परिमाण से इसको डिवाइड कर दो। परिमाण कितना आएगा इसका, 3 आएगा। सही है क्या, परिमाण आएगा 3, 2i केप माइनस का j केप प्लस 2k केप अपॉन 3। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। चलो जी आगे चलो। विकर्ण के अनुदिश थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा ही घुमा दिया। वो क्या है, यदि दो वेक्टर समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं से डिनोट हो, तो समांतर चतुर्भुज में कोई दूसरा काम थोड़ी होता है, समांतर चतुर्भुज के अंदर भी वही होता है, क्योंकि गुरुजी इनका जो विकर्ण है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका जो विकर्ण है
वो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करने से आएगा। तो गुरुजी एक साइड तो आपके पास 2i केप प्लस का 4j केप माइनस का 5k केप है, और दूसरा आपके पास i केप प्लस का 2j केप प्लस आपके पास 3k केप है। इन दोनों को प्लस करने से ये वाला वेक्टर आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दो तो 3i केप प्लस आपके पास 6j केप और माइनस का 2k केप आ गया। ये हो गया कौन सा, डायगोनल, मतलब विकर्ण हो गया। और विकर्ण हो गया तो इसका एकांक सदिश निकाल लो। एकांक सदिश निकालोगे तो 9 प्लस आपके पास 36 प्लस आपके पास 4, मतलब 7 का आप डिवाइड कर दो। 3i केप प्लस 6j केप माइनस का 2k केप अपॉन 7, मतलब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मेकअप करके आएगा, लेकिन आप डरना मत बेटा, ठीक है। हाँ जी, आगे आपको पूछा है बी ए वेक्टर निकालो, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। बी ए वेक्टर निकालोगे तो बी ए वेक्टर निकालने के लिए आप ए में से बी को माइनस कर दो। बी ए वेक्टर का मतलब क्या है कि गुरुजी बी ए वेक्टर का मतलब है ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो गुरुजी ये तो वेक्टर जो है आपका वो है ओ ए वेक्टर है, और ये वाला वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, किसमें से, ए में से बी को। ए में से बी को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3i केप। 2j में से उसको माइनस करोगे तो माइनस का j केप, और क्या आ जाएगा, प्लस का k केप। बात समझ में आ गई होगी बेटा, है बात समझ में आ गई। तो ये गणित है गुरुजी इस पूरे के अंदर, वेक्टर के अंदर। अभी तो मैंने हालांकि बहुत कम पार्ट इसका पढ़ाया है, कल जब मैं आपको डील करवाऊंगा डॉट प्रोडक्ट तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। मेरा प्यार, सम्मान, प्यार, मोहब्बत जो भी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लौटा देना। आपको कोई डाउट हो तो जरूर करना, ताकि अगली क्लास में क्लियर कर दूं। लेकिन पीडीएफ के लिए प्यार से 200 कमेंट्स तो आनी चाहिए, ठीक है। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी धूम मचाते हैं, ऐसी धूम मचती रहती है यहाँ चैनल पे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, टाटा बाय बाय।